एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी पेपर 2026 जो कि आपका आज का जो पेपर है 6 मार्च का पेपर आपका कुछ इस तरह का रहेगा और 100% गारंटी देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो इस पेपर को जरूर करना, क्योंकि इसी पेपर में से आपको 70 नंबर तक क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% देखो, मैं अंत समय में चीज़ों को ऐसे ही बताता हूँ कि जो 100% श्योर आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहली बार आप चैनल पे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि 100% मैंने बता दिया कि इसमें से आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति है, सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, वो किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगाई गई थी, व्यापारी के द्वारा लगाई गई थी, किसान के द्वारा कि वकील के द्वारा? तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगाई गई थी। अच्छा, वहां धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। देखिए, तो परिणामवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है कि कालवाचक है? देखो, धीरे धीरे यहां पर मतलब क्रिया विशेषता, क्रिया की जो विशेषता बता रहा है। विशेषता मतलब क्या है कि धीरे धीरे वहां चलने लगा। कैसे चलने लगा? तो चलने की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे। तेज तेज रहता तो भी ये आपको क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जब क्रिया की विशेषता बताए तो वो होता है रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिताजी किसका टीका लगाते थे? तो आप जानते हैं कि जो बुक है उसके अंतर्गत माता का जो आंचल पाठ है, माता का आंचल पाठ का नाम क्या है? ये माता का आंचल या अंचल, ठीक है, दो ही बोलते हैं इसे। तो चंदन का, रोली का कि भभूत का कि कुमकुम का? ठीक है, तो यहाँ से भभूत का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, बालक तारकेश्वर नाथ को पिताजी किस नाम से बोलते थे? तो भोलानाथ के नाम से बोलते थे। भोलानाथ का असली नाम क्या है? तो भैया तारकेश्वर नाथ है। इस तरीके से, ठीक है, सब कुछ समझा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 6 मॉडल पेपर, साथ में कुछ अदर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रगतिवादी कवि जो है वो क्या है? प्रगतिवादी कवि है आपके सुमित्रा नंदन पंत। वैसे तो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ कवि है ये, लेकिन बाद में इनकी रचनाओं में भी प्रगतिवाद या प्रगतिशील विचार का प्रभाव दिखाई दिया, इसलिए प्रगतिवाद के कवि के अंतर्गत आ गए। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम परिभाषा है। मतलब रमणीय प्रतिपादका शब्दा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कविता सुंदर अर्थ बताने वाला शब्द होती है। ये बात किसने कही? पंडित जगन्नाथ ने कही। स्वयं प्रकाश जी की पत्रिका का संपादन किसने किया? स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किसमें किया? तो वसुधा, ठीक है, वसुधा, ठीक है, नामक हो गया भैया, पत्रिका का संपादन उन्होंने किया। आगे बढ़े, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगला देखते हैं यहां पर अपन। चलिए, रिक्त स्थान क्या है हमारा? कि समास जो होते कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, समास जो होता है ना वो 6 प्रकार का होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, संधि होती है 3 प्रकार की, समास होता है आपका 6 प्रकार का। अच्छा, 6 के नाम बताइए जल्दी से, तुरंत बताइएगा। पहला क्या है आपका? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं स्टार करके लिख दूं, क्या है प्रबंध काव्य के भेद? तो भेद में है एक तो महाकाव्य और दूसरा क्या है आपका? खंड काव्य। ध्यान रखना है, ठीक है, प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं वो कौन है? 2, महाकाव्य और खंड काव्य। अच्छा, नायक के जीवन का किसी एक घटना का पूर्णता चित्रण, ठीक है, पूर्णता के साथ चित्रण एक क्या कहलाता है? तो खंड काव्य कहलाता है कि महाकाव्य कहलाता है? तो ये देखिए, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ जो चित्रण है वो आपका, ठीक है, एक घटना, ध्यान देना है, एक घटना, और एक घटना को तो अपन खंड काव्य कहते हैं। पूरे जीवन का बता दोगे तो भाई साहब पैदा हुआ ना चोरी का बाद में वो बूढ़ो हुई गो ना, वो बूढ़ो हुई गए ना, उसका घर औलाद का घर औलाद, ये सब बता दो तो भाई साहब महाकाव्य है।
और खाली एक ही बात बता दी कि नहीं भैया का ब्याह में कहने दारू पी थी ने कहने कहीं डीजे तोड़े तो कहने बाटो मार के भाग्यो तो ठीक है, तो बस ब्याह ब्याह बताओगा, एक एक ही चीज बता दो एक ही, तो वो कहलाएगा खंड काव्य। चलिए, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त देखने को मिलता है? तो देखिए, ध्यान रखना है, बाल गोविंद भगत जो है किन की भक्ति करते थे? तो कबीर के पदों को गाया करते थे। क्या बजाते थे गाते समय? खंजड़ी खंजड़ी, गंजड़ी नहीं बजाते थे, क्या बजाते थे? खंजड़ी। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के गीतों में किसका भाव देखने को मिलता है? तो वियोग का कि प्रभु मिलन का? देखो भैया, तो उसने कहा कि नहीं कहा, अच्छा उसके बालक मर गया था, तो बालक के मरने पर अपनी बहू को क्या कहा था कि ये तो शोक मनाने का समय नहीं, ये तो खुशी मनाओ, क्योंकि आत्मा का जो मिलन है परमात्मा से हो रहा है। तो यहाँ पर प्रभु मिलन का भाव है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। वाक्य में क्रिया के करने या होने की समस्या की सूचना मिलती है विधिवाचन की, निषेधवाचक की, इच्छावाचक। तो विधिवाचक में, वाच्य में। ठीक है, अच्छा, जहां जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग हो, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से ज्यादा बार क्रमशः प्रयोग हो, तो वहां तो हो रहा है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, बार बार उसका प्रयास होता, पुनः 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 पुनि 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 पुनि, ऐसा है ना। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं क्या? चलिए यहां पर देखिएगा, सूरदास जी जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ध्यान रखिए, यहां से सूरदास जी जो थे वो किन के शिष्य थे? तो सूरदास जी जो थे वो हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। बिल्कुल सत्य बात है। ये द्वितीय जापान की रानी थी क्या? ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य हो गई है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। ठीक है, बिल्कुल, ये आपके पाठ के अनुसार, संगतकार पाठ के जो अनुसार है। चलिए, आदमी के पहले, ध्यान रखना है, आदमी के ने पहले आग का आविष्कार किया था। तो आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये का है ना, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी आपकी। आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? तो उद्धव को। तुम्हें भेजा था कहीं? उद्धव को भेजो तो नहीं, तो बिल्कुल सत्य बात है। संशय स्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो संशय स्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती। ठीक है भैया, ये यहाँ स्मृतियों पर आधारित होता है, तो इसमें यहाँ पर ये बात हो गई आपकी। यहाँ से अपन जोड़ी को समझते हैं। चलिएगा, है ना। पहली क्या है आपकी, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे जी हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो चौपाई छंद हो गया। गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं, जयशंकर प्रसाद का पंचवटी लिखो, यहाँ पर ये गड़बड़ है ना। देखिए, जयशंकर प्रसाद, सॉरी, हाँ, तीसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद को आपको लिखना है कामयानी, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर में। मैथिली शरण गुप्त का जाएगा पंचवटी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा मुजफ्फर। हो गया है। अब आपका जो गद्य की प्रमुख विधा है, ये यशपाल नहीं आएगा, ये गलत ऑप्शन है ना। चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो भी राइट है ना। मेरे को लगा था कि गलत है ये, ठीक है, लेकिन ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि गद्य की जो प्रमुख विधा है, जैसे कहानी हो गई है, कहानी, ध्यान देना है, कहानी हो गया है, उपन्यास हो गया है, कहानी, उपन्यास और नाटक। कहानी, उपन्यास जो नाटक है, ऐसी रचनाएं यशपाल जी ने करी थी, इसलिए गद्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत यशपाल जी को मतलब वो रचनाकार कवि के रूप में ऐसा दे दिया है। ठीक है, वैसे आपको ऑप्शन में आए तो कहानी, नाटक, उपन्यास दे के आना है। ठीक है, कर पाओगे। आगे बढ़ाएं भैया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए, तो कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है? तो वो है बसंत ऋतु, या फागुन मास भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बसंत ऋतु लिख के आना है आपको।
ठीक है। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम। ठीक है। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो भोलानाथ के जो पिताजी है वो 500 गोलियां। 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो घुंघराले बालों से की गई है। ठीक है। काले काले घुंघराले बालों से की गई है। ठीक है। बच्चों के काले काले घुंघराले बालों से की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई छंद है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो विनय पत्रिका जो है उसकी रचना जो हुई है ना वो आपकी ब्रज भाषा में हुई है। विनय पत्रिका के अच्छा रचनाकार कौन है ये बता दो आप। तो रचनाकार है तुलसीदास जी, ब्रज भाषा में। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन अपन एक साथ देखेंगे। देखिए हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, इसकी समय सीमा लिखनी है। रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और इनकी एक एक रचनाएं हो गया है। मंगरेश डबराल और सूरदास जी की काव्यगत आपको विशेषताएं लिखनी है। हो गया। यहाँ से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है। ये मंगलेश डबराल का हो गया है। मंगलेश डबराल के बाद में ये सूरदास जी के लिए पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 9, 10 आप तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो, समय कम है। यहाँ से आप देख सकते हैं पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, यतीन्द्र मिश्र और आनंद भनंद कौशल्यान, जी भनंद आनंद कौशल्यान वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। यहाँ से क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 रेखा चित्र संश्लेषण में अंतर, क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं नाटक और एकांकी में अंतर, संधि और समास में अंतर आपका सिंपल वे में लिखवाया है अभी ये मैंने। बच्चों स्पेशल पीडीएफ डल चुकी है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है आप सब जानते हैं कि स्पेशल पीडीएफ में से आपका 90% पेपर उसी में से आ जाता है। जिन बच्चों ने नहीं ली है स्पेशल पीडीएफ ले सकता है जाके तुरंत। ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इसके बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से ये क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का था और ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो ये मैंने पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन दे दिया, जल्दी जल्दी दिया क्योंकि समय तो है ही नहीं यार, कम समय बचा हुआ है। स्पेशल पीडीएफ नहीं ले तो स्पेशल पीडीएफ ले लो। आप सब जानते हैं कि 90% पेपर उसी में से का पूरा बैठता है। चलिए पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले जो 11th क्लास है उसमें आपको पढ़ना है। और बेटा एडमिट कार्ड जरूर भेज देना है तुम्हारा।